Good morning, students. Today we discuss about International Labour Organization. Dear students, आज हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजदूरों की जो समस्याएं हैं, मजदूरों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके ऊपर ये यूएन का अभिकरण काम करता है। सबसे पुराना है, लीग ऑफ नेशन के टाइम का है। आपको बता दूं, लीग ऑफ नेशन तो असफल हो गया, फेल हो गया, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उस समय भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है। देखिए इसी के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, ये यूएनओ का एक अभिकरण है, एक एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार है। किस टाइप की डीलिंग कर रही है? ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। किस किस प्रकार की आती है? जैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रॉब्लम है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि जो श्रमिकों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनकी चर्चा की जाती है। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से संबंधित, लेबर से संबंधित काम कर रही है, उनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर काम कर रही है। It was the first specialized agency of UN. The ILO has 187 member states. 186 of the 193 UN member states plus one Cook Island are the members of the ILO. ये देखिए, जो UN की जो स्पेशल एजेंसी उनमें से ये एक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 187 मेंबर्स हैं। आप कह सकते हैं कि यूएन के 193 मेंबर्स में से। कहने का मतलब ये है कि लार्ज स्केल पर काम कर रही है, मेंबर्स इसके सभी हैं। आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। द ट्राइपार्ट स्ट्रक्चर इज यूनिक टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, employers and employees openly debate and create labor standards। देखिए, इसमें तीन तरह के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं। आप तो ये कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट हो गई, एक एम्प्लॉयज़ हो गए, यानी कि जो वर्कर हैं वो है, और साथ ही साथ मैं बताऊं जो ओनर हैं, जो मालिक है, उनको एक साथ बैठाकर ये डिस्कस करते हैं, और जो लेबर की जो प्रॉब्लम्स है उन पर चर्चा की जाती है और उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। यानी जो लेबर है उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपस में डिस्कस करके जो लेबर है, जो श्रमिक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। द इंटरनेशनल ऑफिस इज द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द फोकल पॉइंट फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एक्टिविटीज which it prepares under the scrutiny of the governing body and under the leadership of the डायरेक्टर जनरल। देखिए, जैसे दूसरी एजेंसी हैं उसी की तरह ये भी काम करती है। ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें एक डायरेक्टर जनरल है और उसके सुपरविजन में, उसके लीडरशिप में ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये ऑफिस जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो सारी ऑल ओवर एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोकस डालता है। आप कह सकते हैं ये ऑफिस है, इसके नीचे और दूसरे ऑफिस हैं, और ये सभी मिलाकर अच्छे से हर प्रोग्राम को टैकल करते हैं। देखिए इसमें कितने और इसके ऑफिस और एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं, वो देखिए इसमें नीचे दिया गया है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज सम 2,700 officials from the 115 nations at the headquarter in Geneva। ये देखिए इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये 2700 ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ है, आप कह सकते हैं 150 नेशंस है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अराउंड 40 फील्ड ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड। आप ये कह सकते हैं कि 40 जो पूरे वर्ल्ड में जो ऑफिस और हैं वो काम कर रहे हैं। अमंग दीज ऑफिशियल्स 900 वर्क इन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। आप ये कह सकते हैं
900 के आसपास ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं इस प्रकार के, जो पूरे वर्ल्ड में जो टेक्निकल हैं और दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसके ऑफिस हैं और पूरे वर्ल्ड में ही ये लेबर से रिलेटेड, उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनके डेली वेजेस से रिलेटेड, उनके टाइमिंग से रिलेटेड, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, उनके जो वेकेशन हैं, हॉलीडे वगैरह, उनसे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत अच्छी एजेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बढ़िया काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है, लेबर के लिए काम किया है, उनके जॉब के लिए, उनके सोशल प्रोटेक्शन के लिए और उनके जो अदर प्रॉब्लम्स है उनके लिए। इसलिए इस एजेंसी को नोबेल प्राइज मिला है। देखिए, इन 1969 द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज फॉर इम्प्रूविंग फ्रेटर्निटी एंड पीस अमंग nations pursuing direct work and justice for workers and providing technical assistance to other developing nations। देखिए, डेवलपिंग नेशंस में इसने बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई हैं। पीस के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला 1969 में। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि इसने फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना को, शांति को और जो पूरे वर्ल्ड में जस्टिस की बात है, वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन की बात है, और टेक्निकल असिस्टेंस दी है, यानी कि तकनीकी सहयोग किया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, रूट लेवल पर काम किया है, इसलिए इसको नोबेल प्राइज मिला है। और साथ ही साथ बताऊंगा ये सोशल प्रॉब्लम है, उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, डेली वेजेस की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। और जो डिफरेंट गवर्नमेंट हैं, अलग अलग जो स्टेट की गवर्नमेंट, अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट है, उनके साथ मिलकर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रहा है। रोल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसका क्या रोल है, क्या एम है। देखिए, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए फुल एफर्ट्स करती है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जीवन स्तर के स्टैंडर्ड को अप कर रही है, राइज कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जीवन स्तर में सुधार। इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट इन विच वर्कर्स आर इन शुड गेट सेटिस्फैक्शंस, देखिए जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए इंश्योर करती है कि उनको किस प्रकार से काम मिले और ताकि वो सेटिस्फाई रहे, संतुष्ट रहे, उनको किसी प्रकार का डर भय ना हो। फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ लेबर, माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेटलमेंट, देखिए उनके लिए जो फैसिलिटी है उनकी बात कर रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण देना। साथ ही साथ आप बताएंगे कि उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड, यानी माइग्रेशन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं तो फिर उनकी जॉब की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ आप बताएंगे कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट और सेटलमेंट की है, किस प्रकार से वो वहाँ पर जाकर निवास करेंगे, कैसे वो सेटल होंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स है, इनके ऊपर ये काम करता है। पॉलिसी विद वेजेस, आवर्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क, देखिए उनके डेली वेजेस फिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेली वेजेस फिक्स कर रखे हैं, टाइम के आवर्स फिक्स कर रखे हैं, और जो वर्क की जो कंडीशन है, सर्कमस्टांसिस हैं, वो सारे फिक्स है। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं चाइल्ड लेबर पर कंट्रोल कर रखा है, बैन कर रखा है। विमेंस को जो वर्क प्लेस पर है सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। इसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करवा रहा है। उससे आगे देखना, इफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट ऑफ कलेक्टिवली बार्गेनिंग, आप यूँ कह सकते हैं कि इनके जो राइट्स हैं उनकी पहचान करते हैं और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, किसी प्रकार की कोई धांधली, कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने देते। साथ ही साथ आप बताएंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा, वर्क प्लेस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी जरूरी है लाइफ की, एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, और जो वर्कर्स की जो हेल्थ है, उनके स्वास्थ्य है, उनके जीवन से संबंधित जो समस्याएं आती है हेल्थ से रिलेटेड, उनके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप बताएंगे प्रोविजन फॉर चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के विकास के लिए, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, आप यूँ कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनसे संबंधित है, प्रोटेक्शन की बात कर रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि महिलाओं को भी संरक्षण दिया गया है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, उनके
हॉलीडे वगैरह, छुट्टी वगैरह का जो प्रोविज़न है, साथ ही साथ आप बताएंगे चाइल्ड वेलफेयर के लिए, फॉर एग्जांपल उनके एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनके लिए स्टडी मटेरियल, इस टाइप की जो हेल्प है वो भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाती है। प्रोविज़न फॉर एडुकेट न्यूट्रिशन हाउसिंग, आप यूँ कह सकते हैं कि उनके हर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प की जाती है, जैसे उनकी डाइट के लिए, उनके रेजिडेंस के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, इस फील्ड में भी ये काम कर रही है। अश्योरिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप यूँ कह सकते हैं कि एजुकेशन का भी राइट है और वो भी इक्वल बेस पर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी टाइप का कोई भेदभाव नहीं दिया जाता। और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, उसको भी इक्वल बेस पर प्रोवाइड किया गया है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एजेंसी है, इसने बहुत अच्छे टॉपिक डिसाइड किया है। इसका टारगेट बहुत ही आप यूँ कह सकते हैं कि हाई लेवल का है, जिसमें आप यूँ कह सकते हैं कि जो वीकर सेक्शन है, जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनके फैसिलिटी की तरफ खास ध्यान दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है वो होते हैं। साथ ही साथ आप ये बताएंगे गवर्निंग बॉडी, यानी कि जो प्रशासकीय निकाय है वो देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑफिसेज, यानी आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। तो सबसे पहले देखिए आप इसके बारे में, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। आपको मैं बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, इसका सम्मेलन होता है और आप बताएंगे इसमें हर एक कंट्री है वो 4 मेंबर भेज सकता है, यानी कि हर कंट्री की तरफ से कितने मेंबर जा सकते हैं, 4, और 4 मेंबर जाएंगे। इसमें कैसे डिवाइड किया है, 2 कैंडिडेट हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। 2 कैंडिडेट हैं, उनमें से एक कैंडिडेट होगा जो श्रम संगठन है, यानी कि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से, और एक जो ओनर है, मालिक है, उनकी तरफ से। इस प्रकार से 4 कैंडिडेट जाते हैं और इसमें जो डिसीजन होते हैं, इस सम्मेलन में डिसीजन होते हैं, वो 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन होते हैं, यानी ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना लेबर की तरफ से, और ना ही ओनर की तरफ से कोई पार्शलिटी हो सकती है। तो इसका जो कॉन्फ्रेंस का जो डिसीजन वगैरह है ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार के जो सम्मेलन होते हैं वो 2 साल के बाद होते हैं और इसमें सारे कार्यक्रम है वो डिसाइड करते हैं, जैसे बजट पास करना हो गया, संस्थाओं के और डायरेक्शन देनी हो गई, या इस प्रकार के जो डिसीजन होते हैं वो सारे इस कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी में देखिए 3 पार्ट दिए गए हैं, गवर्नमेंट्स यानी कि जो विभिन्न देशों की जो सरकार है वो है, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स इन द, किस रेशियो में है, किस रेशियो में दिए गए हैं, 2:1:1, यानी कि 2 किसके हो गए, गवर्नमेंट के मेंबर, एम्प्लॉयर्स कितने हो गए 1, और वर्कर्स के कितने हो गए 1। तो इस प्रकार का रेशियो दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि आजकल प्रबंधक संस्था में 56 मेंबर्स हैं। टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 56। 28 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उसमें 14 किसके हो गए, जो मालिक हैं, ओनर्स हैं, उनकी तरफ से हो गए, और 14 कौन हो गए, लेबर की तरफ से, यानी कि टोटल कितने हो गए, 56 मेंबर। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो थर्ड पॉइंट है वो बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस है उसके बारे में बताऊंगा। ये स्विट्जरलैंड में और जिनेवा में है और इसकी 5 शाखाएं हैं, 5 ब्रांचेज हैं। एक एशिया में है, एक लैटिन अमेरिका में है, एक अफ्रीका में है, एक यूरोप और मिडल ईस्ट में है, यानी आप कह सकते हैं मध्य पूर्व में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि ये जो ऑफिस है ये अपने काम कर रहे हैं। इसका एक डायरेक्टर जनरल होता है और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल के साथ दूसरा स्टाफ होता है। लगभग इसके आप यूँ कह सकते हैं कार्यालय में 4000 जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, वो काम करते हैं और पूरे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो देखरेख है, उसके डायरेक्शन है, उसको दिशा निर्देश देना है, वो इस ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ द
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो फंक्शन है, जो कार्य हैं वो देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, लेजिस्लेटिव फंक्शंस यानी विधायनी कार्य, जो रूल रेगुलेशन से रिलेटेड कार्य हैं वो इसके महत्वपूर्ण है कि इसके रूल रेगुलेशन कैसे बनाएंगे, किस टाइप के होंगे, इंटरनेशनल लेवल पर लेबर के लिए कौन कौन से प्रोविजन होने चाहिए, इस प्रकार के जो सारी चीज़ें हैं वो डिसाइड करते हैं। आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल लेबर कोड डिसाइड करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक श्रम संहिता होनी चाहिए, सेम कोड होना चाहिए, उसके लिए ये काम करते हैं। इसके अलावा आप ये बताएंगे इंटरनेशनल लेबर कोड, यानी कि एक लेबर कोड होगा जिसमें आप यूँ कह सकते हैं कि श्रमिकों के लिए एक जैसे नियम, रूल, रेगुलेशन होंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये किन किन चीज़ों पर खास तौर पर काम करता है। जैसे किसी से बेकारी नहीं करवा सकते, यानी कि उसको पे ना दें और फिर काम करवा ले, इस प्रकार की बात नहीं है। सैलरी देनी ही पड़ेंगी, एक इसके वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे, एक उसकी जो एनुअल जो हॉलीडेज हैं वो फिक्स होती हैं, और साथ ही साथ जो सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है वो भी प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि सुपरविजन वगैरह है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छा है डियर स्टूडेंट, इसमें आप ये कहेंगे टेक्निकल कोऑपरेशन, यानी तकनीकी सहयोग दिया जाता है। इसमें आप ये बता सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें गाइडलाइन के लिए इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ आप ये बताएंगे स्कॉलरशिप वगैरह भी है, कोई एग्जीबिशन वो भी है, और इस प्रकार के कोई सेमिनार वगैरह हैं उनका भी ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाता है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लेबर के सामने, जो मजदूरों के सामने, जो श्रमिक हैं उनके सामने जो प्रॉब्लम आती है उनका सोल्यूशन है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है। इसके अलावा आप बताएंगे इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन। इंफॉर्मेशन सारे विषयों की कलेक्ट की जाती है, रिसर्च की जाती है। रिसर्च का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, इसलिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाता है। जैसे रिसर्च सेंटर वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन किया जा सकता है। टाइम टू टाइम इनके सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रीजनल एंड अदर एक्टिविटीज़, यानी आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय तथा अन्य कार्य हैं। क्षेत्रीय स्तर पर आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग रीजन की जो समस्याएं हैं वो काम करती हैं। आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समय समय पर अमेरिका, यूरोप और एशिया में अपने रीजनल जो बैठक है, रीजनल जो समिट है वो करवा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा 1947 में दिल्ली में इसकी समिट हुई थी, और दूसरा सम्मेलन आप यूँ कह सकते हैं श्रीलंका में हुआ था, और तीसरा इसका यूँ कह सकते हैं 1953 में जापान में हुआ है। इस प्रकार से आप ये कहेंगे कि टाइम टू टाइम इनकी समिट, इनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। उसके बाद देखना 6 पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। आप ये कह सकते हैं कि जो उनका जो रहन सहन है उसके अंदर सुधार करना है, लिविंग स्टैंडर्ड अप करना है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि उनकी जो मिनिमम वेजेज हैं उसके ऊपर, इनकी सैलरी के ऊपर, और इनके जो दूसरे वर्क प्लेस से संबंधित जो कार्य उनकी तरफ विशेष रूप से कार्य किया जाता है। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये एम्प्लॉयज़ के क्या है, फेवर में है। साथ ही साथ आप बताएंगे सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, ये जो वर्कर्स हैं इनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि कई जगह बहुत खतरनाक जगह होती है, बहुत ही डेंजरस प्लेस भी होते हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं। तो इनकी हेल्थ के लिए और इनकी सेफ्टी के लिए विशेष प्रोविजन की डिमांड उठाई जाती है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक उठाकर काम कर रहा है। साथ ही साथ आप बताएंगे सोशल सिक्योरिटी, समाज में इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और समाज में रहते हुए ये किसी प्रकार से अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, इनसिक्योर फील ना करें। इसलिए आप बताएंगे जैसे कोई विकलांग हो गया, यानी कि कोई हैंडीकैप्ड हो गया, या और किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है उसके सामने, तो उसके संरक्षण के लिए ये आगे आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्किंग वुमेन, यानी कि जो श्रमिक औरतें हैं उनके लिए विशेष तौर पर फैसिलिटी की डिमांड की जाती है। जैसे उनके लिए सैलरी की मांग है, इक्वल वर्क इक्वल पे, और साथ ही साथ देखें वर्क प्लेस पर उनकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उनके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रोविजन की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें आप बता सकते हैं। 10th पॉइंट देखिए यूथ, नवयुवक। आप यूँ कह सकते हैं कि
आजकल नवयुवक बहुत ज़्यादा हैं और बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है और वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स। ये कोई इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो किस प्रकार से जो श्रमिक है ये काम करेंगे, इनके ऊपर किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होंगी, किस प्रकार की जो समस्याएं हैं इनका सोल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि जो इनके जो फिशरमैन हैं, बोटमैन हैं और साथ ही साथ जो इस प्रकार के जो वर्क प्लेस पर हैं, कोस्टल एरिया में जो काम कर रहे हैं मछुआरे वगैरह, उनके हितों के लिए भी काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना, उनके लिए एक सेम सिविल कोड बनाना और उनके जो मिनिमम वेजेज हैं वो फिक्स करना, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना और टाइम टू टाइम उनको क्या देना, इन्फॉर्मेशन देना। और लास्ट पॉइंट आप बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, नॉन मैनुअल वर्कर्स यानी कि एसआरवी के श्रमिक जो शरीर से काम नहीं करते हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं या जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पर काम किया जाता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। चलते चलते लास्ट में आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंडिया का क्या रोल है। इंडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है। इंडिया ने शुरू से ही इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया ने अपने यहाँ पर चाइल्ड लेबर के ऊपर पूरी तरह से टोटली बैन कर दिया है। और इसके अलावा आप ये बताएंगे हमारे यहाँ वर्क प्लेस पर सेफ्टी है, टाइम आवर्स फिक्स है, मिनिमम वेजेस फिक्स है और वर्क प्लेस पर वीमेंस की सेफ्टी और सिक्योरिटी है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि उनके टाइमिंग है लेट नाइट तक नहीं है और हैं तो उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी है। और साथ ही साथ वर्क प्लेस पर उनके लिए कॉमन रूम है, सेफ्टी रूम है और टाइम टू टाइम जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वे करवाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इंडिया में लेबर की जो पोजीशन है वो दूसरे कंट्री हैं उनसे बेटर है। हमारे यहाँ पर इक्वलिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, सेफ्टी, डिग्निटी और उनकी जॉब की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन बहुत अच्छे से किया जाता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूँ कह सकते हैं इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जाती है। तो इंडिया अपना जो रोल है बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूएन की अच्छी एजेंसी है, इसको अच्छे से आप तैयार करें। थैंक यू।